गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोयंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में, है ना। बोयंसी क्या है? जब भी कोई चीज़, जब भी कोई बॉडी कहाँ रहती है? फ्लूइड में रहती है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर रहती है, या हो सकता है कि वो फ्लोट करती रहे, तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है ना। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या करे, या तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक हो जाएगा, है ना, यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपके कंसेप्ट क्या कहते थे। पहली चीज, बोयंसी किसको कहते हैं? बोयंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो ये जो बोयंसी फोर्स है ये किसके और बराबर होगा? जो बॉडी का वेट है उसके बराबर, ठीक है। तो मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनेगी आपकी कि जो बॉडी का वेट है वो फोर्स ऑफ बोयंसी के बराबर है, लेकिन कब? जब वो फ्लोट करता रहे, ठीक है। इसके अलावा हमने स्टेबिलिटी की कंडीशन डिस्कस की थी। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या थी? कि अगर फ्लोटिंग बॉडी है तो मेटा सेंटर निकालेंगे। मेटा सेंटर क्या था? कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहते हैं। और वो पॉइंट मिलता कैसे था? कि जब आप बॉडी को टिल्ट करते थे तो अभी भी आपका जो जी था वो उसी एक्सिस पे रहता था, लेकिन बी आपका, जो भी आपका फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सीजी है वहां पर आपका बी लाई करेगा, तो बी आपका कहीं पर भी हो सकता था। तो आपने बी को जब मार्क किया तो आपने फिर उसको लाइन को एक्सटेंड किया, है ना। बी से निकलता हुआ फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑफ बोयंसी होगा। तो फोर्स ऑफ बोयंसी जिस पॉइंट से पास होता है, एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो मेटा सेंटर कहलाता है। अगर मेटा सेंटर ऊपर है तो मेटा सेंट्रिक हाइट पॉजिटिव है, यानी कि जीएम पॉजिटिव है। और जीएम का फॉर्मूला क्या था? बीजी प्लस जीएम इज इक्वल टू बीएम, यही फॉर्मूला था। और बीएम क्या है? आई डिवाइडेड बाई बी के बराबर है। आई क्या था? आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा दो चीज जरूरी होती है, एक तो कितना बड़ा एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है, और दूसरा कौन सी एक्सिस के अबाउट आपको रीड करना है ना। तो एरिया हमेशा कौन सा आएगा? जहां पर भी आपकी लिक्विड सरफेस, जहां फ्लोटिंग बॉडी जो है वो आपका क्या कर रहा है, जहां पर लिक्विड सरफेस को कट कर रहा है उस जगह का तो एरिया आएगा। और एक्सिस कौन सी होगी? जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा, है ना, जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। तो एक्सिस आपकी ये वाली आती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ बोयंसी क्या था? सेंटर ऑफ बोयंसी वो पॉइंट है जहां पर बोयंसी एक्ट करती है, जिसको हमने बी नाम दिया था, है ना। तो बीजी कैसे निकालते हैं, बीएम कैसे निकालते हैं, जीएम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लास्ट में जाते जाते हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लोटिंग बॉडी की अगर आपको स्टेबिलिटी कंडीशन निकालनी हो तो जीएम ग्रेटर देन 0 पर कैसा है? स्टेबल है। अगर जीएम बराबर 0 है तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जहां रोटेट करके छोड़ोगे ना उसी जगह पे रुक जाएगा, ना तो वो गिरेगा ना वो वापस आएगा। अगर गिर जाए तो अनस्टेबल है और वापस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। कभी भी आप जब इक्विलिब्रियम देखने जाओगे कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, तो आप ये देख लो कि जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है क्या, तो न्यूट्रल है। जहां छोड़ा था उसी डायरेक्शन में आगे गिर जाए तो अनस्टेबल है। जहां छोड़ा था वहां से वापस आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ये होती है। फ्लोटिंग बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है या स्टेबिलिटी है उसको हम कहां से देखते हैं? मेटासेंट्रिक कांसेप्ट से देखते हैं। तो जीएम जो आप डिफाइन करते हो ये मेटासेंट्रिक हाइट सिर्फ और सिर्फ किस कांसेप्ट में आएगा? फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। अगर सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैंने आपको बोला था टिल्टिंग के बाद में आप ये वाली लाइन बना देना। यहां पर आपने मान लो इसको बी बोला, इसको जी बोला, तो बी से तो ये पास होता है, जी से ये, और इसके बाद में रोटेट करने वाला मूवमेंट जो यहाँ पर बन रहा है वो कैसे बन रहा है? इसी डायरेक्शन में बन रहा है, अनस्टेबल केस है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि जी जब ऊपर होता है बी से तो अनस्टेबल केस बनता है ना। तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि स्टेबिलिटी कैसी आएगी, अनस्टेबल आएगा या स्टेबल आएगा या फिर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। इस पर क्वेश्चन हमने शायद नहीं किए ना, तो नोट करो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी कुछ वीडियोस आपके ना ऑनलाइन के अंदर भी आ रहे हैं लगातार, तो आप लोग जो है ना उनको देखते हुए भी चलो। दोबारा रिवाइज करना है दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि बार बार तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं, है ना। अगर इस सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस आ रहे हैं तो आप लोग उनको भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, जेके बोलेगा आपसे आज क्लास के बाद में कुछ। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी आगे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे इन सब बातों को, ठीक है। नोट करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड
Find the volume of the water displaced. Find the volume of the water displaced and the position of center of buoyancy. Find the volume of the water displaced and the position of center of buoyancy and the position of center of buoyancy. For the wooden block of width 2.5 meter, for the wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter ठीक है, कोई वुडन ब्लॉक है जिसकी डेप्थ और विड्थ आपको बता रखी है। व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर, तो फ्लूइड कौन सा दिया है? वाटर दिया है। ये चीजें लिख लिया करो अपनी तरफ से। वाटर कभी अज्यूम मत करना, कभी ऑयल दे देगा, कभी कुछ और दे देगा। तो जब भी डेंसिटी लिखने जाता हूँ मैं तो कंफर्म करता हूँ कि वाटर दिया है कि क्वेश्चन में, है ना। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है फिगर जरूर बनाया करो। तो उसने बोला वुडन ब्लॉक है, बना लिया। उसने बोला कि फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करते हुए बना लिया। उसने बोला कि ये पानी है तो पानी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, नोट करो। When it floats horizontally in water, the density of the wooden block, यहाँ आपको डेंसिटी दे रखी है। ये जो वुडन ब्लॉक है इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, दिस इज 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। इसकी लेंथ 6 मीटर है। मुझे बताओ, कल जाते जाते मैंने एक बात बोली थी आपको कि जब भी आप वुडन ब्लॉक की फ्लोटिंग वगैरह देखोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लोटिंग देखोगे, विड्थ किसको कहेंगे? जो स्मॉलर डायमेंशन है। और जो ये वाली जो डायमेंशन जो नजर नहीं आ रही है, लेंथ है ना। तो ये कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर। इसके अलावा विड्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि ये 2.5 मीटर है। इसकी जो हाइट आपको क्वेश्चन में बता रखी है ना, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सही बात है, आंसर इन्होंने निकाल भी लिया, 14.625 मीटर क्यूब। सब लोग भी निकालो। बाकी लोग भी इसके आंसर्स निकालो। फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी वगैरह दे रखी है, वाटर है ना। पोजीशन बेस से बता दो आप मुझे, बेस से पोजीशन कितनी बन रही है? गलत है। सेंटर ऑफ बॉयंसी बताना है आपको, बेस से कितना है गौरव? क्या हुआ, क्या कह रहा है गौरव? हाइट ही 1.5 मीटर दी और तो आंसर कितना बता रहा था? 1.8। देखो आंसर देते समय ना, जैसे गौरव बोल रहा है ना, तुमको हाथों हाथ ऑब्जेक्ट कर रहा है, वैसे तुम भी किया करो। मेरा ध्यान तो क्लास में जैसे इंक भरने पे चल रहा है अभी, है ना, तो मैं वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग ना हमेशा जब भी आंसर दो, ठीक है, इंजीनियरिंग स्किल्स रखा करो कि भैया आंसर प्रैक्टिकली मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, ठीक है। सही है, अब तो सही है। 0.4875 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, बेस से 0.4875 मीटर। जिन लोगों का आ गया ठीक है, जिन लोगों का नहीं आया ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कंडीशन। इसके अलावा कुछ भी और मेंशन था क्या, डेटा वगैरह? क्वेश्चन के अंदर आपको जो बताया गया था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बताना है आपको। 2.5 1.5 मीटर की डेप्थ है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक दी हुई है और लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि बेसिकली जो इसका इतना पार्ट है इस वुडन ब्लॉक का, ठीक है, ये कैसे है, ये इनसाइड वाटर है, ठीक है। बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा? आप यहाँ पर जब भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लोटिंग है इस वजह से मैं कौन सी इक्वेशन लगा पाऊंगा? द फोर्स ऑफ बुयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, है ना। फोर्स ऑफ बुयंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। एक तो फोर्स ऑफ बुयंसी की डेफिनेशन है, वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, और एक ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो गया फोर्स ऑफ बुयंसी से, है ना। फोर्स ऑफ बुयंसी और वेट लिखवा सकते हैं क्या आप? ठीक है, कैसे लिखवाएंगे? इसको आपने h मान लिया, लेट्स से कि दिस इज इक्वल टू h। तो यहाँ पर आप लिखते समय फोर्स ऑफ बुयंसी लिखते समय 10⁻³ वाटर है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81,
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो इसने डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय h। देखो जरा इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है। वॉल्यूम जब जब भी वेट लिखना हो एक ही तरीका है, गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो आपको वेट मिल जाएगा। तो वही हमने लिख दिया, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पकड़ो 650 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम पकड़ो, वॉल्यूम है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कैंसिल आउट करो और यहां से आपको h मिल जाएगा। h कितना मिला, नहीं नहीं h नहीं मिलेगा इतना, हाँ 0. अरे रुक जाए एक मिनट, 0.975, ठीक है इतना 0.975 मीटर। हाँ अब बाई 2 करेगा तो वो अलग बात है। अभी तो मैंने हाइट पूछी थी आपसे कि हाइट कितनी है ना, तो आगे क्या आपका हाइट h आ गया। अब आपसे पूछा था कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस जितना है तो दिस इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय h है 0.975। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपने जो आंसर बताया था वो आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14.625। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपका 14.625 मीटर क्यूब के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। और अगर आप ये जो हाइट इतनी इमर्स्ड थी ये कैसे है, ये आपका वापस क्यूबॉइडल फॉर्म में है। तो क्यूबॉइडल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर पर। तो सेंटर पर आने का मतलब है कि जो हाइट डूबी हुई है यहाँ पर इसके सेंटर पर आ जाएगा, यानी कि h/2 पर होगा। और h/2 कितना है, इसका आधा कर दो, 0.975 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो आपने आंसर बताया था वो आ जाएगा। तो दैट आंसर इज 0.4875 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से भी बोल दो या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम द वाटर सरफेस। डेप्थ जो है वो 0.4875 है ना, 0.4875 मीटर फ्रॉम द बेस, और यू कैन से फ्रॉम द वाटर सरफेस। आ गई, सबकी आ गई क्या, आगे चले अगले क्वेश्चन को पकड़े, नोट करो। अ स्टोन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ स्टोन वेट, द स्टोन वेट 392.4, the stone weight 392.4 Newton in air. The stone weight 392.4 Newton in air. एयर में 392.4 न्यूटन का वेट दे रहा है एंड 196.2 न्यूटन इन द वाटर, 196.2 Newton in the water. Then compute the volume of the stone. Compute the volume of the stone and its specific gravity. कि जब किसी स्टोन को हमने वेट किया यहाँ पर, ठीक है, एयर में जब हमने इसको वेट किया, जो भी आपको स्टोन दिया हुआ था उसको, ठीक है, दिस इज द स्टोन, कहाँ कर रहे हैं इसका वेट, एयर में, यानी कि खुले में। तो इसने जो रीडिंग दी है दैट इज इक्वल टू 392.4 न्यूटन, है ना, इतना इसने वेट दिया। और जब इसी को हमने इनसाइड वाटर वेट किया तो यहाँ पर वेट मशीन यहाँ रख दी, ठीक है, इसने जो रीडिंग दी है। अब यहाँ पर जो आपका ये स्टोन था, ठीक है, ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, वाटर है, और इसने इस जगह पर वेट दिया 196.2 न्यूटन। बताओ इन दोनों केसेस में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि डिफरेंस पैदा कर रहा है वेट का, हाँ कौन सा ऐसा फोर्स है। देखो स्टोन का जो वेट था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो यहाँ पर भी आएगा W, और स्टोन का जो वेट है वो यहाँ पर भी आएगा W। बस इस जगह पर एक चीज का डिफरेंस है, वो है फोर्स ऑफ बॉयंसी का, है ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी का। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी, बता सकते हो कि W किसके बराबर होगा, बताओ। जब एयर में वेट करते हो तो जितनी नॉर्मल रिएक्शन मशीन पर लगती है उतना ही फोर्स दे देता है वो। तो जो वेट लग रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, वही इसको वेट दे देगा, यानी कि इतना रिजल्ट जो बताया ये वेट के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन क्या देगी, वेट में से FB को माइनस करो, W में से FB को माइनस करो, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो स्टोन ने लगाया इस मशीन के ऊपर वो कितना है, वो W माइनस FB के बराबर है। आप जब भी स्विमिंग पूल में उतरते हो तो आप अपने आप को हल्का क्यों महसूस करते हो, कल भी बताया था मैंने आपको, आपका वेट ज्यादा होता है अगर एयर में तोलोगे तो। यहाँ पर तोलेंगे तो आपने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया था, इस वजह से
ऊपर की तरफ buoyancy फोर्स लग रहा है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। W की जगह पर तो क्या पुट कर देंगे, W विल बी इक्वल्स टू 392.4। तो यहां से फोर्स ऑफ buoyancy आ जाएगा, और फोर्स ऑफ buoyancy किसके बराबर होता है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड कौन सा था, वाटर ही था क्या, एक बार चेक कर लेना है ना। तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, स्टोन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या आपके पास में आ जाएगा, क्या वेट को 392.4 लिख दो, FB को आप ये लिख दो, तो इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है हाँ 0.02 मीटर क्यूब, है ना। जो वॉल्यूम आ रहा है अपने पास में वो आ गया है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है 2 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा, कन्वर्ट करवाओगे तो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आपसे क्या और पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी आपसे। तो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, दैट इज द डेंसिटी या फिर यूनिट वेट ऑफ द स्टोन डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा क्या। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में जो वेट गिवन था इससे आप निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो जो वेट गिवन था इससे आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी G लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 0.02। तो देखना जरा, जो वेट होता है, वेट कैसे लिखते हो आप, ऐसे तो लिखते हो, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल की है मल्टीप्लाइड बाय गामा W, तो ये क्या आ गया, ये डेंसिटी ऑफ स्टोन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 ये यूनिट वेट ऑफ स्टोन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द वेट, तो वेट के बराबर कर दिया। इस इक्वेशन से सीधा G आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ G, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ G, बताओ जल्दी से, 2.0। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 के बराबर है। सब लोगों को मिल गया क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आप लोगों से ना, देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने ये फिगर बना दिया है, आप लोग तो फिगर भी नहीं बनाते, हवा में लेकर के चलते हैं। पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो कि जो वेट मशीन होती है वो किस तरीके से फोर्स वगैरह देती है, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे ना उसी के हिसाब से वो देगी। कई बार सामान तोलते हुए जो दुकानदार का हाथ उसके ऊपर रखा हो, मान लो गलती से रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां से भी उसका वजन चल रहा है, तो सामान का वजन फिर कम निकलेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसके हिसाब से ही वेट मशीन आपको रिजल्ट बताती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी। अगले क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीटली लिखूंगा, उससे पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना है। देखें जरा, ये लिख लिया था सब लोगों ने, हटा दूं मैं इसको, जी का आंसर आ रहा था 2। ठीक है, चलो ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है, दो तरीके के अलग अलग लिक्विड है आपके पास, है ना, लेट्स से कि आपके पास में दो अलग अलग लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है और ये लिक्विड जो है यहाँ पर कंटेनर में है। ठीक है, जैसे मान लो आपने वाटर लिया और यहाँ पर आपके पास में है कोई ऑयल, है ना, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या आप, इस ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज्ड बोलोगे या आप फ्लोटिंग कंडीशन में बोलोगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोटिंग कंडीशन में है या सबमर्ज्ड है, हाँ, क्योंकि अगर फ्री सरफेस देखोगे तो ऊपर है, लेकिन ये फ्लोटिंग कंडीशन में है या फिर ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है। हाँ, ये बेसिकली फ्लोटिंग केस है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पाया जा रहा है इसका मतलब उसका वेट बैलेंस हो गया, नहीं तो ये कहां पाया जाता है, ये नीचे पाया जाता है, ये नीचे चला जाता। अगर इसका वेट ज्यादा होता तो नीचे चला जाता, तो वेट कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो कुछ तो वॉल्यूम इसने वाटर का डिस्प्लेस किया और कुछ वॉल्यूम इसने ऑयल का डिस्प्लेस किया। तो ऑयल की डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से तो वेट ऑफ द ऑयल निकाल देंगे जो डिस्प्लेस हुआ है, और वॉल्यूम का वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उससे वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वेट के बराबर कर देंगे। इसको कहते हैं दिस इज द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। और ये फ्लोट कहां कर रहा है, इंटरफेस पर कर रहा है। ठीक है, इंटरफेस पर यहां पर ये फ्लोटिंग कंडीशन में है ना, नोट करो। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका गेट में भी आया था, जैसे आइसबर्ग भी जो होता है ना, आइसबर्ग वो कैसा होता है, वो सी वाटर के अंदर आपने देखा होगा कुछ पोर्शन तो उसका बाहर की तरफ होता है,
जो आपको दिखाई देता है, और कुछ पोर्शन, कुछ नहीं बहुत सारा पोर्शन जो नजर नहीं आता वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कई सारे शिप टकरा जाते हैं, आइसबर्ग तो पता नहीं कहाँ होता है, दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, बहुत दूर सा होता है और वो पहले ही शिप टकरा जाता है, तो नीचे जो वो रहता है ना, उसका वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बर्फ का जो वॉल्यूम है, बर्फ की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से मैक्सिमम पोर्शन तो नीचे रहता है और थोड़ा सा पोर्शन ऊपर रहता है। ठीक है, चलो नोट करो। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी, find the density of the metallic body which floats at the interface. Find the density of the metallic body which floats at the interface, which floats at the interface of mercury and water. मरकरी की डेंसिटी देने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, है ना, आप लोगों को पता होनी चाहिए हमेशा। मरकरी एंड वाटर सच दैट 40% of its volume, such that 40% of its volume is submerged in mercury, and 60% in water, and 60% in water. चलो सॉल्व करो, देखिए इस क्वेश्चन को। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। आप डायग्राम बनाओ, किसको ऊपर रखोगे, मरकरी को या फिर पानी को, किसको ऊपर रखोगे? जो भारी होता है वो नीचे रहता है और जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। अभी मैंने फिगर बनाया था, वाटर नीचे था, ऑयल ऊपर था, ऑयल हल्का होता है ना। तो ये भी बात मैटर कर जाएगी ना फिगर बनाते समय। तो यहाँ पर पानी को तो आप इधर रख दो, ठीक है, दिस विल बी योर वाटर। और मरकरी हैवी होता है तो मरकरी आपका यहाँ पर कहीं पर है, और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है। और इसने बोला था 40% किसमें है, कहाँ पर है, 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इन मरकरी। तो मरकरी में 40% है, पानी में कितना है, 60% है। इसके वॉल्यूम को V मान लेना टोटल को, है ना। और ऐसे करके एक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी। तो बेसिकली ये फ्लोट कर रहा है क्या? पहले तो इस बात का जवाब मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था सर फ्लोट कर रहा है। कैसे पता लगा? जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका वेट बैलेंस हो जाता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लगेगी वो आपकी W बराबर FB लगने वाली, ठीक है। वेट ऑफ द मेटेलिक बॉडी, डेंसिटी पूछी है कि आपसे, क्या पूछा है मेटेलिक बॉडी का? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी, है ना। तो डेंसिटी को मैं रो मान लूं, ठीक है, हमेशा उसी के हिसाब से काम किया करो। देखो मैंने इक्वेशन में पिछली बार मेरे से स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था, तो मैंने जी में इक्वेशन बना दी, G मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सीधा सीधा जी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ठीक है, रो इनटू जी हो गया अब तक, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना। फोर्स ऑफ बॉयंसी में दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है। मरकरी जब डिस्प्लेस करवाओगे तो यहाँ लिखोगे 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 V, ऐसे लिखोगे क्या? देखो क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जो मरकरी का डिस्प्लेस हुआ है, प्लस कितना, प्लस हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 V, दोनों तरफ से V कट जाएगा, डेंसिटी बच जाएगी। सही है, द आंसर इज 6040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हर चीज का जवाब छोटी छोटी बातों में ही छुपा होता है। बड़े क्वेश्चन भी जब आप करने जाओगे ना, तो आपको ये बेसिक चीजें, जैसे अभी सुनने में बहुत ऑब्वियस लगता है कि सर मरकरी नीचे रहेगी और वाटर ऊपर रहेगा, लेकिन अगर आपने फिगर नहीं बनाया, हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर मुझे पता ही नहीं चला कौन ऊपर कौन नीचे। हमेशा हैवी फ्लूइड नीचे, हैवी चीज नीचे। आप ना सोइल के अंदर भी फेज डायग्राम बनाते हो, पता है कि आपको सोइल के अंदर 3 फेज डायग्राम जब बनाते हो तो सबसे नीचे किसको लिखते हो? सॉलिड को, क्योंकि सबसे हैवी ये होता है, उसके बाद वाटर और उसके बाद एयर, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही आप मार्शल टेस्ट के दौरान बनाते हो फिगर, एग्रीगेट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद में फिर आपका बिटुमिन आ जाता है, कुछ एयर वोइड से तो वो आ जाता है, ठीक है। चलो नोट करना जरा आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular pontoon, a rectangular pontoon is 5 meter long. A rectangular pontoon
is 5 meter long and 3 meter wide. A rectangular pontoon is 5 meter long and 3 meter wide. 3 meter wide and 1.2 meter height. And 1.2 meter height. इसकी आपको हाइट बता रखी है, ठीक है। 1.2 मीटर तो इसकी हाइट है। क्वेश्चन में इसको 3 मीटर वाइड बताया है और लेंथ आपको बता रखी है 5 मीटर। हमेशा फिगर की आदत डालना, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जैसे जैसे मैं डेटा बोलता जाता हूँ ना, वैसे वैसे फिगर मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो आप लोग भी बनाया करो, ठीक है। फिगर हमेशा बनाना, हर सब्जेक्ट में बनाना है ना, नोट करो। द डेप्थ ऑफ द इमर्शन ऑफ द पॉन्टून, द डेप्थ ऑफ द इमर्शन ऑफ द पॉन्टून इज, यहां पर डेप्थ बता रखी है, दिस इज 0.80 मीटर, 0.80 मीटर इन द सी वाटर। तो यहां पे जो लिक्विड है वो आपको सी वाटर दिया हुआ है ना, सी वाटर। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.6 मीटर अबव द बॉटम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रखा है 0.6 मीटर, ठीक है। बॉटम से, बॉटम वाले पॉइंट को कल भी मैंने बोला था मैं ए ले लूंगा। तो यहां पर आपके पास में जो डिस्टेंस एजी है ना वो बता रखी है, डिस्टेंस एजी इज इक्वल टू 0.6 मीटर। बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि जो रेक्टेंगुलर पॉन्टून है इसके अंदर इसका सीजी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, इस जगह पर है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो नहीं देता तब भी मान लेते हैं, लेकिन होता क्या है, पॉन्टून वगैरह जो भी फ्लोटिंग शिप वगैरह होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है तो अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, अलग अलग डेंसिटी के होते हैं। तो हो सकता है ज्योमेट्री से सीजी ना मिले, तो उसने बताना चाहा है कि वही है जहां आप सोच रहे हो वही है। अगर नहीं देती जानकारी तब भी हम वही मान लेते हैं, है ना। नोट करो, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द पॉन्टून, डिटरमाइन, क्या क्या मैं निकलवाना चाहूंगा यहाँ पर, अरे रुको तो सही, मैं निकलवाना चाहूंगा यहाँ पे जीएम, मेटासेंट्रिक हाइट, है ना। तो जीएम में यहाँ पर निकलवाना चाहता हूँ, उसी के हिसाब से पूरा डेटा दिया हुआ है ना। तो नोट कर लो, डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट। सी वाटर की डेंसिटी कितनी ली है, अभी उभर रहे हैं, ये डेटा तो मैंने दिया ही नहीं ना अब तक। मैंने बोला था सी वाटर है, जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, 1025, आप लोग बाकी लोग करो, है ना, उसको जरूरत नहीं, उसको छोड़ो, बाकी लोग करो। 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो, हो सकता है सही बोल रहे हो, जरूरत ना पड़े, है ना। तो आप लोग खुद ही डिसाइड करो इस बात का, है। कोई बात नहीं, आप क्यों स्कीम बता रहे हो सबको चिल्ला चिल्ला के, करने दो सबको, है ना। हो सकता है ये लोग डेंसिटी वगैरह यूज करें, समझ रहे हो मेरी बात को। लगन अपना आंसर वापस चेक करना, आंसर तो गलत आ रहा है तुम्हारा, है ना, चेक करो। कहाँ से, अच्छा जीएम पूछा है तो आपसे, तो कहाँ से, तो क्या होता है, 0.3375 गलत है। जीएम का एक ही फॉर्मूला है ना, कभी भी जब भी जीएम निकलेगा तो जीएम निकलेगा आपका बेसिकली जीएम इज इक्वल टू बीएम माइनस बीजी, इस तरीके से निकलेगा। बीएम जो होता है वो आई डिवाइडेड बाई वी होता है ना, आई डिवाइड बाई वी होता है, और ये माइनस बीजी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को सभी को, देखो ये 0.8 मीटर है, ठीक है, ये 0.8 मीटर है, डेप्थ ऑफ इमर्शन रेक्टेंगुलर दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस जब करेगा तो ये 0.4 पर आएगा, क्या, दिस इज 0.4 मीटर, क्या चीज आएगी, ये बी आएगा। तो बीजी दिख गया कि आपको, बीजी कितना है,
ठीक है, बीजी आ गया आपका 0.6 में से आप घटा दोगे 0.4 को, क्योंकि आपका एजी जो है वो तो 0.6 है, तो बीजी जब आप निकालोगे तो ये 0.2 होगा, 0.2 प्लस 0.4 0.6 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो बीजी है दिस इज इक्वल टू 0.2। वॉल्यूम निकालेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहां से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा, कितना आ रहा है 12 मीटर क्यूब आ गया है ना, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें बीजी आ चुका है, वी आ चुका है, बस आई पर कैलकुलेशन करनी है। आई के लिए हम क्या देखेंगे, ये रहा आपके पास में ऑब्जेक्ट जहां पर कट हुआ है, ये रही वो एक्सिस जिसके अबाउट आपको आई कैलकुलेट करना है। अब ये जब आप आई कैलकुलेट करोगे, इसको समझो जरा, आई जब कैलकुलेट करोगे कटिंग सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा क्या, और रेक्टेंगल में मैं रेक्टेंगल बना देता हूं इधर साइड में, रेक्टेंगल में लेंथ के अलोंग जो एक्सिस आएगी, लेंथ के अलोंग, इसके अलोंग जो एक्सिस आएगी उसके अबाउट निकालना है, और क्वेश्चन में लेंथ दी थी आपको 5 मीटर, ये डायमेंशन चल रही है 3 मीटर, तो इसके अबाउट जब आप आई लिखोगे, आई हो जाएगा बीडी क्यूब, है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। देखो मैं हमेशा रेक्टेंगल में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाता हूं, बीडी क्यूब डिवाइड बाय 12, बी किसको कहता हूं, जिसके पैरेलल है डायमेंशन, है ना, तो ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल डायमेंशन तो 5 है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर वाले का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ऐसे यूज कर लेना। अब यहां से आप निकाल दो आंसर। मेरे हिसाब से ये ऐसा क्वेश्चन था जो सबसे इजी क्वेश्चन था जीएम का। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए था 0.7375। अब मुझे ये बताओ कहां गलती करी थी। हाँ तो मिनिमम भी तो आ रहा है, ये देखो ना, अरे रे रे रे, कटिंग एरिया ऐसी किसी भी एरिया को थोड़ी ना ले लेंगे, पूरी की पूरी सिविल में जब जब भी आई लिया जाता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाता है। कल तेरे को बोला भी था मैंने कि टाइटेनियम शिप भी जब डूबा था तो वो ऐसे डूबा था, ऐसे नहीं डूब सकता वो आगे की तरफ, है ना, वो डूबेगा तो ऐसे डूबेगा, तो एक्सिस हमेशा ये वाली आएगी लंबाई के पैरेलल वाली, है ना। और इसमें आपको बहस जब आप ये कर रहे थे तो इसके लिए थी वो कि सर मैं इस एक्सिस के अबाउट लूं या इस एक्सिस के अबाउट लूं, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट लेना था, एरिया तो आपका यही होगा, और ये एक्सिस दूसरी तरफ से भी आपकी जस्टिफाई हो जाती है, कैसे इस एक्सिस के अबाउट आई ज्यादा मिलेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलो आगे चले क्या, नोट करो मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, अभी तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएगी, है ना, तो उसके अंदर भी आपको साफ साफ मेरे स्टेटमेंट नजर आएंगे कि मैंने कौन सी एक्सिस बोली थी और कौन सी नहीं बोली थी। ठीक है, वापस जाकर के देखना। आगे चलते हैं, नोट करो 0.7375 मीटर आ गया, है ना, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट करो। A uniform body a uniform body of size 3 meter long and 2 meter wide, 3 meter long, 2 meter wide and 1 meter deep, 1 meter deep, floats in the water, floats in the water, what is the weight of the body, what is the weight of the body if the depth of immersion is 0.8 meter, what is the weight of the body if the depth of immersion is 0.8 meter, and also determine the metacentric height, and also determine the metacentric height. करो फटाफट से इसको सॉल्व। देखो पिछले क्वेश्चन में जीएम आपका पॉजिटिव आया था क्या, हो सकता है कभी आपको वो बोले, सुने सारे लोग मेरी बात सुनो, है ना, क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन लोग लेकिन मेरी बातों को सुनना जरूरी है ना हेमंत। हाँ, क्या हमने डिस्कस किया था अभी कि जीएम जो था वो पिछले क्वेश्चन में आया था पॉजिटिव, तो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन में जीएम ना निकला है, वो आपसे ये पूछे कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट,
इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करो, तो क्या कमेंट हो जाएगा, जीएम निकालना ही पड़ेगा, और जीएम जैसे ही पॉजिटिव दिख जाएगा आप आंसर दे देंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गई? तो जब भी फ्लोटिंग बॉडी का यदि आपसे स्टेबिलिटी पूछे तो आपको जीएम निकालना ही पड़ेगा, और जीएम निकालने के बाद आप कमेंट कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलो सॉल्व करो फटाफट। वेट आ गया क्या? यूनिफॉर्म बॉडी थी, इसका वेट निकाल दो फटाफट से। फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ, फ्लोट्स इन द वाटर, सही है। द आंसर इज 47.088 न्यूटन, किलो न्यूटन। हाँ, 47.088 किलो न्यूटन, 47.088 किलो न्यूटन। सबका आ गया क्या? अब मेटासेंट्री हाइट निकाल रहे हो क्या आप लोग? निकालो, मैं मदद नहीं करूंगा, आप लोग खुद बनाओ। अब एक ही स्टेप है, जीएम का एक ही फॉर्मूला है, और वो भी मैंने आपको डिराइव नहीं करवाया था, मैंने डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन समझाई थी। तो आई डिवाइड बाई वी माइनस बीजी है ना, यहां से आप लोग चलेंगे हमेशा जब जब भी आपको जीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर कट, आई किस ऑब्जेक्ट का लेंगे, किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, ये आपको चीजें हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। डिवाइडेड बाय वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, और वीजी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमेशा यही स्टेप्स रहेगी और जीएम आपका कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट किया किसी ने आई कैलकुलेट किया? आई आ रहा है 2 मीटर 4, 2 मीटर 4, और वॉल्यूम आ रहा है 4.8 मीटर क्यूब। हाँ, और आंसर इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही है, आंसर है 0.3167 मीटर। आगे सब लोगों का 0.3167 मीटर। जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्लो रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन करो, लेकिन हमें फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। गौतम आगे क्या आंसर? 0.3167 निकालो। चले अगले क्वेश्चन पर चले। सब लोग कर लेंगे या मैं बताऊं इसको भी? हो जाएगा आगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं है ना इस टॉपिक से। A solid cylinder of 10 centimeter dia, a solid cylinder of 10 centimeter dia and 40 centimeter long, a solid cylinder of 10 centimeter dia and 40 centimeter long, 40 centimeter long, consist of two parts, consist of two parts made of different materials, consist of two parts made of different materials. The first part is at the base, पहला पार्ट बेस पर है। The first part is at the base, is 1 centimeter long, ये आपका 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द फर्स्ट पार्ट इज एट द बेस एंड इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.0, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.0। ये है तो सिलेंडर, परफेक्ट सिलेंडर। नीचे वाला पार्ट आपका डिफरेंट मटेरियल का है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 6 है, ऊपर वाले की कुछ और होगी, है ना, नोट करो। And of specific gravity 6.0. The other part of the cylinder, यानी कि this one is having the specific gravity 0.6.
द अदर पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6। आपको बस एक छोटी सी चीज यहां पर बतानी है, लिख लो जरा स्टेटमेंट में, उसका मतलब क्या समझते हो आप लोग खुद डिसाइड करना है ना। फाइंड if it can float vertically in water. Find if it can float vertically in water or not. आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि ये वर्टिकली वाटर में फ्लोट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो सिलेंडर में ना, सिलेंडर में प्लेस करने के दो तरीके होते हैं, सुनना सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से। एक तो तरीका ये होता है कि सिलेंडर ऐसे फ्लोट करें, लकड़ी के बड़े बड़े तने टूट करके जब गिर जाते हैं तो बहते हुए पानी में ऐसे ही तैरते हुए जाते हैं या ऐसे जाते हैं? सोचो जरा, तैरते हुए पानी में वो ऐसे जाते हैं या फिर वो ऐसे जाते हैं? तो इस कंडीशन में डेफिनेटली कैसा है, वो अनस्टेबल है। पानी का बहाव आएगा, थोड़ा सा झटका मारेगा, वो ऐसे हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा इस कंडीशन में तो, और ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, आगे की तरफ आराम से फ्लोट करते हुए जाएगा। बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली भी देखो चीजों को, कि अनस्टेबल होती है तो चीजें दिखाई नहीं देती ना, गिर जाती है वो, कभी ना कभी थोड़ा सा जो झटका लगता है, हवा दे गिरा देगी या फिर पानी का बहाव गिरा देगा, तो जो वुडन फ्लोटिंग मटेरियल है वो ऐसे नजर आते हैं। ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा एक और भी है। यहां पर जब फ्लोट करता है ना ऐसा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो फ्लोट करवाते समय दो कंडीशन बनती है। एक तो ऐसे, यानी कि आपको क्रॉस सेक्शन में क्या नजर आएगा, सर्किल। जब आप फ्लोट करवाओगे ना, जैसे मान लो किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और कोई सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तो उसको ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो जब वो ऐसे फ्लोट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल। और जब वो ऐसे फ्लोट करेगा तो क्या कहेंगे, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज वर्टिकल, है ना। तो ऐसे भी लैंग्वेज यूज करता है, ऐसे नहीं कि सिलेंडर देखते ही ऐसे बना दिया हमेशा, या सिलेंडर देखते ही हमेशा ऐसे बना दिया, जो बोला जाए उसके हिसाब से आप काम करोगे ना। तो एक्सिस वर्टिकल भी हो सकती है, इसको कहते हैं एक्सिस हॉरिजॉन्टल, नोट कर लो, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला गया था एक्सिस वर्टिकल चल रहा है, ठीक है, एक्सिस वर्टिकल का केस ये वाला बनेगा। ये भी सिलेंडर है, और सिलेंडर कैसे, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया तो ऐसे नजर आएगा, सर्किल है, और ये पूरा सिलेंडर है। समझ में आ रही है क्या बातें? हमेशा ना इंजीनियरिंग के अंदर व्यू क्लियर रखना पड़ेगा, 3D इमेजिनेशंस में अपने आप को लेकर के जाया करो, इसलिए बार बार मैं प्रैक्टिकल व्यू भी देता हूँ आपको, कि प्रैक्टिकली चीजें ऐसे दिखती है। जो चीज नेचर में प्रैक्टिकली आपको दिखाई देती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करती है, वरना कभी ना कभी तो उसके ऊपर लगी होगी, ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई फोर्सेस लगे होंगे, इस वजह से वो गिरा होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जनरली चीजें नहीं नजर आती, और होती है तो गिरते हुए साफ साफ नजर आ जाती है। सॉल्व कर लेंगे केस को। सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं आप लोग? हाँ, एच निकालने में ही मेहनत लगेगी पूरी। आप जब एच निकालने जाओगे उसी में मेहनत लगेगी। तो क्वेश्चन का जो डेटा था मैं फिगर में बना देता हूं, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर है, 10 सेंटीमीटर डाया है, दिस इज 10 सेंटीमीटर डाया। इसने बोला था 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर ये है, इसका मतलब 39 सेंटीमीटर ऊपर वाला है। तो यहां से जो डिस्टेंस आपकी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। सबको दिखाई दे रही है? पहला पार्ट बेस का, बेस में बोला था उसने, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आपने बना दिया, 6 स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रखी थी, ये काम हो गया। बस अब आपको कार्यक्रम शुरू करना है और फ्लोटिंग कंडीशन में स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, इसका मतलब जीएम निकालना ही पड़ेगा। तो आपका काम यहां से शुरू होगा। जीएम निकालते समय आई डिवाइड बाई वी माइनस बीजी, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये रास्ता कब आप लोगे, जब आपके पास में फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी की बात करेगा तब। फ्लोटिंग में ही जीएम का कंसेप्ट आता है बस, है ना। तो फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी की बात हो रही हो, मेटासेंट्रिक हाइट की बात हो रही हो, इस इक्वेशन को रिकॉल करना। अब इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर्स के ऊपर एक एक करके लग जाना। तो आई सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ, लो सबसे भारी चीज सबसे पहले मैं निकाल दूं, आप लोगों की यात्रा सफल इजी हो जाएगी, है ना। देखो आई जो यहाँ पर ये कटेगा तो सिलेंडर ही कटेगा क्या, सर्कुलर सेक्शन देगा क्या। तो सर्कुलर सेक्शन का इस एक्सिस के अबाउट आई कितना, पाई नहीं याद आ रहा, पाई इसलिए तो मदद कर रहा हूं मैं, पाई डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 रेज़ टू द पावर 4, अगर मीटर 4 में लिखोगे तो, है ना, मीटर 4 में इतना हो गया, पाई डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय डी रेज़ टू द पावर 4। तो आई का काम तो मैंने आसान कर दिया, है ना। बीजी वगैरह इसमें आपको जी भी देखना पड़ेगा ना, कि जी कहां पे आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग चल रही है। तो आप क्या करो, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, ये मेरा पॉइंट ए है और मैंने बोल दिया इसका जी यहां पर कहीं पर आएगा, तो ए जी के लिए वो हलवा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या,
समेशन ए आई वाई आई डिवाइड बाय समेशन ए आई, जिसको मैं हलवा फॉर्मूला कहता हूं, तो वो हलवा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला कि अगर हमें ए जी निकालना है तो यानी कि इसका सी जी बताना है इन दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इनका सी जी कैसे बताएंगे हम, तो यहाँ पर बेसिकली आप मास के हिसाब से चलेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डिस्टेंसेस है ना, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो ध्यान देना, मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पूरा सेम टू सेम चल ही रहा है सब जगह, तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कह दूंगा तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा ना, एरिया इंटू लेंथ कह दो, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स वगैरह का यहाँ पर ये रखो आप, है ना, इन क्वांटिटीज को रखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 फॉर्मूले के अंदर पुट करो, देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है। चलो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्ट में होगा ये कैलकुलेशन, फर्स्ट और सेकंड। देखो जी वेट जो लगता है वो आपका जी से पास होगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते समय अभी तक तो आपके पास में यूनिफॉर्म डेंसिटी का मटेरियल देता था, तो आप सीधा सीधा ज्योमेट्री से देख करके बता देते थे सीजी और सेंट्रोइड सेम होता था, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड सेम होता था। लेकिन अब दो अलग अलग मटेरियल है, उनकी डेंसिटीज अलग अलग है, तो आपको वही बचपन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर मास जो होता है वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, है ना, तो ध्यान देना, पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या लिखें, 10⁻³ मैं बाहर निकाल देता हूँ, जो एरिया है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बाहर निकाल दी है ना, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दोगे तो 6 इंटू 10⁻³ इसकी डेंसिटी है, दिखाई दे रहा है क्या, पहले वाले का, इस वाले पार्ट का। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दो क्योंकि नीचे हमारे पास में उसी क्वांटिटी में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते चलो, तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या किया अभी तक मैंने यहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिखा है, यानी कि मास लिख दिया मास। अब मास जो लिखा है इसको इसके सीजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीजी कहां पर आएगा 0.5 पर, तो दिस इज 0.5, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाले का जब लिखने जाओगे तो ये वाली टर्म मैंने पहले से बाहर छोड़ी हुई है, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, बताओ जरा, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इसका आपको दिया गया था 0.6 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो लेंथ है वो है 39 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कितना आएगा बताओ जरा, ये डिस्टेंस लेते समय गलती मत कर देना, 39 का आधा प्लस 1 ये करना पड़ेगा, 39 का आधा प्लस 1, व्हाट इज 39 का आधा, 19.5 प्लस 1 20.5, सबको नजर आएगा ये 20.5 डिस्टेंस है ना, क्योंकि हम जब सीधी निकालते हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंसेस लेते हैं, इसकी डिस्टेंस तो सीधी 0.5 थी, और उसकी डिस्टेंस जब लोगे तो इस ब्लॉक की हाइट 39 सेंटीमीटर है, 39 के आधे पर लग रहा होगा इसका खुद का सीजी, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से नोट करी तो वो आ गया आपका 20.5, ठीक है। डिवीजन के अंदर m1 प्लस m2 करना है, ठीक है, तो इस वाली टर्म को छोड़ करके बाकी m1 प्लस m2 था ही, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय a, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 39, यहाँ से आपको easy मिल जाएगा, चेक करो देखें एजी, मुझे बताओ कितना आ रहा है, सही है 16.42, सबका आया क्या, मैंने थोड़ा इजी कर दिया है, और मेरी आदत रहती है कि पहले से ही चीजों को देखो ताकि एरिया वगैरह जो 10⁻³ उसको मैंने कॉमन भी ले लिया, आप हो सकता है ये चीज 2-3 लाइन के बाद लिखो, समझ में आ रही है मेरी बात, लेकिन आपका जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन आएगी फाइनली ये आएगी, और यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है 16.42, दिस इज इक्वल टू 16.42 सेंटीमीटर। अतीबा आ गया, कंसेप्ट क्लियर है सबका। अगर मान लो यहाँ डिफरेंट मटेरियल नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन के अंदर जी कहाँ था, 40 का आधा, अगर मान लो एक सिंगल मटेरियल से बना होता तो सीजी कहाँ था, वही सेंट्रोइड पर, तो सेंट्रोइड कहाँ पर है 40 के आधे पर, लेकिन नीचे हैवी है तो 40 का आधा यानी कि 20 से कम आंसर आया होगा, कम आ रहा है, देखो 16.42, ये है आपकी इंजीनियरिंग स्किल। अगर आप सोचोगे आपकी कैलकुलेशन की किसी ने और वो आंसर बता रहा है 20.5 या बता रहा है 21 सेंटीमीटर, तो देखते ही खत्म है, गलत है, क्योंकि जहां हैवी होता है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाता है, तो हैवी नीचे था, इसका G6 था, तो नीचे की तरफ मास सेंटर शिफ्ट होगा, है ना, तो 16.42 आपने निकाला, सबको मिला क्या,
चलो बाकी लोग नेक्स्ट करो। अब आपकी एक चीज तो निकाल दी एजी, अब आप बीजी पर फोकस करो। ठीक है, बीजी कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्या, कि कितना वॉल्यूम यहां पर इनसाइड वाटर है। उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी? वेट वाली। वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी है ना, वो लगा करके आप वॉल्यूम निकाल पाओगे। निकालो देखें। द वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। लगाओ एक बार, एक मिनट। एच गलत निकाला है आपने, दोबारा निकाला। हाँ सही है, 29.4। तो जो मैं बात बोल रहा हूं ना, अभी इन्होंने निकाल भी लिया। जो वेट ऑफ द बॉडी है उसको किसके बराबर किया? फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर किया। ठीक है, मैं बता देता हूं इन्होंने क्या किया है ना। देखो ध्यान दो, यहां पर आपके पास में इस साइड को जो कि अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उसको एच मान लिया। अब कितना फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, लिक्विड कौन है यहाँ पे? लिक्विड वाटर चल रहा है क्या? पानी है। तो वाटर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ? इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर H के कोरोस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लिख पाएंगे क्या? लिखो जरा, कंडीशन क्या बनेगी? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया को मैं बी एरिया लिख दूं? ठीक है, क्योंकि उधर भी आएगा एरिया, मुझे पता कटने वाला है। ठीक है, तो क्यों मेहनत करें? एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पर? एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। तो दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय h। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? अभी लिखा ही था हमने यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 6000 तो डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और लेंथ है आपकी सेंटीमीटर में डाल दोगे तो एच भी सेंटीमीटर में मिल जाएगा। एच आप सेंटीमीटर में यदि मान लो तो इधर भी सेंटीमीटर में डाल दो, तो सेंटीमीटर में ही डाल रहा हूं मैं, इसको 1 दे दिया मैंने, है ना। प्लस ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 39। ये एरिया कॉमन ले लेना, काट देना, 9.81 ये कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, तो यहां से एच आ जाएगा आपका कितना? 29.4 सेंटीमीटर। सबका आया क्या? देखो क्वेश्चन में पूरी आंखें खुली रखा करो इक्वेशंस वगैरह लिखते समय भी, बहुत चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पे π/4d² मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे दिख रहा था जब मैं वेट लिखने जाऊंगा तब भी एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। लो एरिया लिख दो, है ना। उसके अलावा मैंने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया यहाँ पे कि मैं मीटर में डालूं, जरूरत ही नहीं है। एच भी हम सेंटीमीटर में मान लो तो सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा, सेंटीमीटर में मिल गया, है ना। मल्टीपल यूनिट्स में काम करना भी आना चाहिए, एक ही साथ अलग अलग यूनिट्स में काम करो। कंसेप्ट के नाम पे एक ही चीज चल रही है, वो क्या है कि जब भी बॉडी फ्लोटिंग होगी फोर्स ऑफ बुयंसी वेट के बराबर होगा। उसके अलावा तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको डिफिकल्ट यदि वो देगा तो आपको दो अलग अलग मटेरियल दे देगा, शेप बिल्कुल रैंडम दे देगा, है ना। तो इस वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है, बाकी तो कंसेप्ट वही है। तो सिविल के नाम पर तो इतनी सी चीज है, और अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो वहां पे फिजिक्स और मैथ्स लगेगी बस। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? अच्छे एग्जाम से ना, जितने भी अच्छे एग्जाम से या एसएससी में भी यदि मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन आता है कंसेप्ट के नाम पे, तो छोटी मोटी चीजें होती है सिविल की। तो सिविल का दोष नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता है तो दोष होता है मैथ्स और फिजिक्स का कि वो अप्लाई नहीं कर पाया। मेरी बातें आ रही है समझ में? चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो फ्लोटिंग बॉडी से, एक तो फ्लोटिंग बॉडी का कंसेप्ट है वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुयंसी, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुयंसी, और यहाँ मेटासेंट्रिक हाइट का कंसेप्ट लगता है जीएम निकालना, आई डिवाइड बाय वी माइनस बीजी। सारी डेफिनेशन पता है, हर एक बच्चे को पता है। फिर भी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी से सॉल्व होता है, किसी से नहीं होता है, तो जिससे सॉल्व हो रहा है उसकी मैथ्स और फिजिक्स की एप्लीकेशन अच्छी है। तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बताओ जरा, यहाँ पे आंसर आ गया क्या? फिर तो आपका सारी पैरामीटर तो निकाल ही लिया हमने, वॉल्यूम भी निकाल लिया होगा अब तो आपने। व्हाट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना, निकाल लिया क्या सब लोगों ने? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड निकालोगे तो यहाँ से निकाल दो, दैट इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाइड बाय d², क्योंकि मैंने ऊपर मीटर 4 में लिखा हुआ है, ये मीटर 4 में था, है ना। तो π/4 d² मल्टीप्लाइड बाय h, h कितना है 0.294, है ना, 0.294, तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है।
अब बीजी निकालते समय जी हमने निकाल ही लिया था, एजी निकाल दिया था, है ना, एजी आपके पास में था। इसके अलावा जो ये पार्ट डूबा हुआ है ये सिलेंड्रिकल शेप में है क्या, तो सिलेंड्रिकल शेप के वाटर को उसने डिस्प्लेस किया है। सिलेंड्री शेप का वाटर का सीजी कहाँ आएगा, सिलेंड्रिकल शेप के वाटर का सीजी जो आएगा वो यहाँ पर कहीं पर आएगा h/2 पर, और ये कितना है, h जो आया था आपका 29.4 था, इसका आधा कर दो तो दैट इज इक्वल टू 14.7। देखना जरा 14.7 आ रहा है क्या, 14.7 सेंटीमीटर। तो आपके पास में बीजी कितना नजर आ रहा है, बीजी नजर आया क्या, बीजी आ जाएगा, ये बताया था आपने 16.42 है ना, तो 16.42 माइनस 14.7 ये बीजी आ गया। आई मैं पहले ही निकाल चुका हूं, वी मैंने निकाल ही दिया, माइनस बीजी कर दो, आंसर आ गया। कितना बोल रही ज्योति, माइनस 1.508 सेंटीमीटर, ये मेरे पास लिखा हुआ है, माइनस 1.508 सेंटीमीटर आया थीबा, ज्योति आ गया क्या, माइनस 1.508 सेंटीमीटर। चेक करो सारे लोग, जो फाइनली आपका जीएम आ रहा है उसका आंसर है माइनस 1.508 सेंटीमीटर। यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना, आपका ये मीटर में चल रहा है ना, आई डिवाइड बाई बी से ये मीटर में चल रहा है, और जो बीजी आप इधर से निकाल रहे हो ये सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो यूनिट्स का ध्यान रखना। मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना इसको, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट 100 कर देना, मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते समय फिर माइनस करना, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना। हाँ ऑब्वियसली, है ना, जीएम अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जीएम अगर नेगेटिव आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि ये पानी में ऐसे कभी दिखेगा ही नहीं, अगर इसको रखना चाहोगे तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा, गिर करके मोस्ट ऑफ द टाइम पर ऐसे सिलेंडर मिलता भी नहीं पानी में, कैसे मिलता है, आधा ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर इसकी लेंथ को कम कर दो आप, डायमीटर को बढ़ा दो, डायमीटर बड़ा कर दो, ठीक है, और लेंथ को कम कर दो, तब आपको मिल सकता है। यानी कि जो सिलेंडर हो वो बिल्कुल प्लेट की तरह हो जाए एक तरीके से, मतलब ये वाली जो हाइट होती है तो घटती जा रही है, और डायमीटर बढ़ाते जाते हो तब जाकर के वो हो सकता है मिले। अदरवाइज जो सिलेंडर होता है ना, जो पेड़ का तना वगैरह होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली आपको वर्टिकल पोजीशन में नहीं मिलता है ना। आगे क्या बात समझ में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, दैट मींस इट इज ए अनस्टेबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।